स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा जो हिंदी एमसीक्यू का सीरीज़ है इसे अब हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग काफ़ी दिन बाद लाई हूँ वीडियो, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। खैर, शुरू करते हैं क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है? पहले जानते हैं कि रासो साहित्य क्या होता है। रासो साहित्य ऐसा साहित्य रहा है जो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर लिखेगा। मतलब रासो साहित्य के जितने भी साहित्यकार थे वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और उसके अंतर्गत रहकर अपने साहित्य की रचना किया करते थे, जिस वजह से अपने साहित्य में वो केवल उसी राजा की प्रशंसा किया करते थे। मतलब रासो साहित्य में केवल राजाओं की प्रशंसा ही की गई है, उनकी वीरता को ही दर्शाया गया है, बस इतना। ये महत्वपूर्ण है रासो साहित्य के लिए। रासो साहित्य अगर क्या है तो इतना बताने से भी आपका काम चल जाएगा। अब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मतलब हर एक शब्द कहीं ना कहीं से निकला हुआ होता है, उसी प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। हमारा उत्तर क है। अब जानते हैं कि दूसरे जो ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय, ठीक है, किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या फिर राजस शब्द से मानी है? किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या फिर राजस शब्द से मानी है? तो गारसद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या फिर राजस शब्द से मानी है। ख नंबर। ठीक है, रासक, किस विद्वान ने रासक शब्द की रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द की उत्पत्ति रासो शब्द की उत्पत्ति जो रही वह रासक शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी और गारसदा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय या फिर राजस शब्द से मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मैंने बताया, जिसमें सर्कल कर दिया है कि उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रसायन शब्द से मानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जलहन द्वारा लिखित रचना है। जलहन द्वारा लिखित कौन सी इसमें से, मतलब जलहन का कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो, बुद्धि रासो, बीसलदेव रासो या फिर विजयपाल रासो। तो जलन द्वारा लिखित जो रचना है वह है बुद्धि रासो। जलन द्वारा लिखित रचना का नाम है बुद्धि रासो। ठीक है, अब जानते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में कि पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। और ये जो जलहन है ना, ये चंद्रवरदाई का सबसे छोटा पुत्र रहा है। चंद्रवरदाई का सबसे छोटा पुत्र रहता है। तो चंद्रवरदाई ने जो अपना ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, किसी वजह से उसने चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा नहीं किया। उसे किसी कारणवश उसे अधूरा छोड़ना पड़ा, जिससे पूरा किसने किया? जलहन ने किया। उसके सबसे छोटे पुत्र जलहन ने किया। और जलहन द्वारा लिखित कौन सी रचना है? बुद्धि रासो। ठीक है, बुद्धि रासो। बीसलदेव रासो, ग नंबर पे बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल्हा। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल्हा। घ नंबर है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विजयपाल रासो के रचनाकार है नल्हा सिंह भाट। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल्हा सिंह भाट। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिदायतनामा। हिदायतनामा के लेखक कौन है? हिदायतनामा के लेखक कौन है? हिदायतनामा के लेखक है ख्वाजा बंदा नेवाज, कवि कल्लोल, अब्दुल रहमान या फिर कनकामर मुनी। तो हिदायतनामा के लेखक है यहाँ पर ख्वाजा बंदा नेवाज। ख्वाजा बंदा नेवाज हिदायतनामा के लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज। ठीक है, इसे मैंने सर्कल कर दिया। ख्वाजा बंदा नेवाज हिदायतनामा के लेखक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है बीसलदेव रासो। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा मतलब हिंदी के जो 12 मास होते हैं ना, जैसे श्रावण, भादो, ठीक है, चैत, आषाढ़, ये जो जितने भी 12 मतलब हिंदी के जो महीने हैं, उन 12 महीनों का वर्णन किस में मिलता है? बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। और बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन रहे हैं? नरपति नाला। बीसलदेव रासो के रचनाकार रहे हैं नरपति नालह। ठीक है, यह रहा हमारा 4 नंबर का उत्तर। अब जानते हैं खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार कौन रहे? खुमान रासो के रचनाकार रहते हैं दलपति विजय। खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय। उसी प्रकार परमाल रासो के रचनाकार रहते हैं जगनीक। परमाल रासो के रचनाकार रहते हैं जगनीक। ठीक है, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। और परमाल रासो के रचनाकार है जगनीक। ठीक, बीसलदेव रासो के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। बीसलदेव रासो के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रासो साहित्य में जितने भी साहित्य रहे हैं, उनमें से बीसलदेव रासो एकमात्र ऐसा साहित्य रहा है जिसमें संयोग वियोग की चर्चा मिलती है। मतलब वीर रस का इसमें प्रधानता नहीं है, बल्कि इसमें मतलब प्रेम की प्रधानता है। जैसे इसमें संयोग वियोग विरह देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरह का विरह रासो ग्रंथ है ये वाला, जिसमें प्रेम की अधिकता है। इसमें मतलब वीर रस की प्रधानता नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा रासो काव्य है या रासो ग्रंथ है बीसलदेव रासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा? विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं 6वां नंबर प्रश्न पर। 6वां नंबर प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन? तो विद्यापति द्वारा रचित जो पदावली रही उसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसके अलावा विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है? अबुल हसन, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो या फिर श्रीधर पाठक। अबुल हसन, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो या फिर श्रीधर पाठक। तो खड़ी बोली का आदि कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का आदि कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अब ऑप्शन देखते हैं। अबुल हसन अमीर खुसरो का ही वास्तविक नाम है। अबुल हसन जो है यह अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। इसके बाद है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो रहते हैं, मतलब अमीर खुसरो की ये गुरु है। निजामुद्दीन औलिया कौन है? अमीर खुसरो के गुरु है। और श्रीधर पाठक, घ नंबर में है श्रीधर पाठक। अमीर खुसरो जो रहे वे खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है, परंतु ये जो श्रीधर पाठक है इन्हें शुद्ध हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जो है शुद्ध हिंदी खड़ी बोली के
प्रथम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक शुद्ध हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य कौन सा है? रासो काव्य आदिकालीन काव्य है, आप लोगों को पता होगा। तो रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य कौन सा है? परमाल रासो, हम्मीर रासो, बुद्धि रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य है परमाल रासो। ठीक है, रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य है परमाल रासो। और सर्वाधिक श्रृंगारिक रस से युक्त काव्य कौन सा था? बताया मैंने अभी, बीसल देव रासो। एकमात्र ऐसा रासो काव्य रहा जिसमें श्रृंगार रस की चर्चा हुई है। वीर रस की उतनी अधिकता नहीं है उसमें जितनी श्रृंगार रस की है। और सर्वाधिक वीर रस से युक्त काव्य रासो काव्य परंपरा में कौन सा रहा? परमाल रासो। इम्पॉर्टेंट है। अब हम्मीर रासो पे आते हैं, ऑप्शन पे। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो किसका ग्रंथ है? शारंगधर। हम्मीर रासो शारंगधर द्वारा रचित एक ग्रंथ है, मतलब रासो काव्य है। बुद्धि रासो जलहन द्वारा पहले ही बताया, और पृथ्वीराज रासो चंदोबरदाई द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो वह हो जाएंगे अमीर खुसरो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? अमीर खुसरो को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत हम्मीर रासो ग्रंथ से कौन मानते हैं? मतलब अपभ्रंश की जितनी भी रचनाएं हुआ करती थी उस परंपरा का अंत हुआ कौन से ग्रंथ से? हम्मीर रासो ग्रंथ से। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम्मीर रासो से अपभ्रंश की रचनाओं का अंत मानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।